हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है, और प्रैक्टिकल पर्पस से भी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो 5 to 6 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर से ही बनते हैं। तो थ्योरी के अंदर आप उन प्रैक्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से इंक्लूड करता है, तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ से रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही हैं कि आपके आसपास जितने भी डिवाइसेस वर्क कर रही हैं तो वो सभी इलेक्ट्रिक करंट उनको रिक्वायर्ड होता है। तो व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, उस पर हम बात करेंगे। देखिए क्लास 10th में भी एक छोटा पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपने स्टडी किया, जहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में, कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने डिस्कशन किया था। उन्हीं टॉपिक्स को अब थोड़ा और बड़े लेवल पर जाकर के हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इससे पहले जो यूनिट आपने पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हमने ये कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो स्टडी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होगा। अगर वही चार्ज आपका मूवमेंट करने लगेगा, मूव करने लगेगा, तो उसको हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, सो द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज अगर मोशन में है तो उसका स्टडी जो होगा उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हैं, उसी को देख लीजिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होती है कि चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसी को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया व्हेन द एरिया इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। आपको जो एरिया रखना है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई आपका कंडक्टर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप देख लीजिए जो एरिया आपने प्लेस किया है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेस किया है। ये पॉइंट एक्चुअली इसलिए ऐड किया गया है कि वाइवा जब आपका होता है प्रैक्टिकल के टाइम पर, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर को प्लेस करने के लिए कोई कंडीशन है क्या। तो करंट अगर क्लास 10th में आपको याद होगा, क्लास 10th में और ज़्यादातर बुक्स भी ऐसा कर रही हैं, इट इज़ सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होगा, लेकिन कंडक्टर को आपको किस तरह से प्लेस करना है, कंडक्टर को आपको इस तरह से प्लेस करना है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। ओके, वहाँ पर मैं इस पॉइंट को दोबारा से एक बार बात करूँगा। फिलहाल केवल मैं इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन कर रहा हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज the rate of flow of charge through any area when it is placed normal to the direction of current flow. मान लीजिए if delta q amount of charge passes through an area in time delta t, अगर इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो गया तो रेट निकालना है, तो बताइए एवरेज करंट मेरे पास आएगा, तो एवरेज करंट आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये एवरेज करंट की वैल्यू है। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि टाइम इज ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। if time duration is very small, then this average current will converts into instantaneous current, और instantaneous current I is equals to dq by dt बनेगा। जैसे क्लास 11th में आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, सिमिलर प्रोसेस है। एवरेज करंट होगा तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यूज़ करेंगे, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। So I is equals to dq by dt is the instantaneous value of electric current. यूनिट की जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए चार्ज अपॉन टाइम है तो चार्ज का यूनिट कूलाम बनेगा, टाइम का सेकंड होगा, तो करंट का जो यूनिट है दैट इज कूलाम पर सेकंड विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है जिसके ऑनर में हम करंट का यूनिट एम्पियर एज्यूम करते हैं। ओके, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका वाइवा के लिए क्वेश्चन है, मैं इस पर सर्किल कर देता हूँ क्योंकि इस पर हमें थोड़ी सी बात करनी होगी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी as it does not obeys the laws of vector addition। ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर्किट में करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे मैं एक सिंपल सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ में एक बैटरी आपने कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपने शो किए हैं, की मान लीजिए कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव।
अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है बैटरी का वो एंड जो हाई पोटेंशियल पर है। तो ये पॉइंट है जो हाई पोटेंशियल पर है, रिलेटिवली ये पॉइंट है जो लो पोटेंशियल पर है। और आप जानते हैं जब एक हाई पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस का एक एंड आपने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस का दूसरा एंड आपने लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी करंट फ्लो। तो करंट फ्लो करने लगेगा, करंट का डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, तो इन दिस वे करंट विल बिगिंस टू फ्लो। तो करंट का तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आप जब क्लास 11th में वेक्टर और स्केलर की बात करते थे तो आप ये कहते थे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर करंट का तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी हम करंट को स्केलर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो करंट होता है वो वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे नहीं करता। लिसन केयरफुली, वो वेक्टर एडिशन के लॉज ओबे नहीं करता, इसलिए उसको स्केलर माना जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्लास 11th में इस तरह से क्वेश्चन आप करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट आपने शो किया, इस पर एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया 3 न्यूटन अमाउंट का, एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया इस तरीके से 4 न्यूटन अमाउंट का। बोथ द फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपको नेट फोर्स निकालना होता था तो नेट फोर्स के लिए बोलिए F इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। अकॉर्डिंगली ये बनेगा 3 स्क्वेयर प्लस बनेगा 4 स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90, जीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 न्यूटन आएगा। तो ये वेक्टर एडिशन का रूल था, प्रोसेस इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक वायर के थ्रू यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर अमाउंट का। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर अमाउंट का, और आपसे पूछा जाए कि बताओ आगे वायर में कितना करंट जाएगा, और ये दोनों वायर्स कह दिया है कि परपेंडिकुलर हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे कि 3 और 4 परपेंडिकुलर है तो आगे करंट 5 न्यूटन जाएगा। नहीं, आगे जो ब्रांच में करंट जाएगा वो 3 और 4 का एडिशन होगा और वो 7 एम्पियर बनेगा। करेक्ट है? तो देखा आपने, एल्जेब्रिक सम किया है, इसका मतलब करंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो एक अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम करंट को स्केलर ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं ये वाले, उनको ओबे नहीं करता, और एल्जेब्रिक सम की तरह हम करंट कैलकुलेट करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम 3 + 4 ये टोटल करंट 7 एम्पियर बनेगा। अगर बाई चांस, एक चीज़ और, अगर बाई चांस ये 3 एम्पियर करंट इनवर्ड की जगह मान लीजिए आउटवर्ड होता तो फिर करंट का वैल्यू कितना बनता? तो उस सिचुएशन में करंट का वैल्यू बनता 1 एम्पियर, क्योंकि 4 में से 3 यहाँ चला गया है। अगर ये करंट का एरो उलट दूं, इधर जा रहा है तो रिमेनिंग 1 इधर चला जाएगा। तो ये वेक्टर एडिशन किसी भी तरह से ओबे नहीं करता, और इसीलिए करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बाद भी हम स्केलर ही काउंट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इस पर हम और आगे किरचॉफ्स रूल में डिटेल से बात करेंगे। कुछ बातें हैं जिन पर क्वेश्चन आपसे CBSE एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 1, इन जनरल अगर करंट I इज इक्वल टू हम लिखें तो Q/T लिख सकते हैं। अगर Q टारगेट है चार्ज तो I×T बनेगा, तो Q इज इक्वल टू I×T होता है। मैं आपको याद दिला दूँ, फर्स्ट चैप्टर में जब चार्ज का डायमेंशन हम लिखते थे तो वो इसी फॉर्मूले से लिखते थे। करंट आप जानते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो SI सिस्टम में डिफाइन की गई हैं, उनमें से करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और उसका यूनिट होता है एम्पियर⁻⁴ डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन T1 होगा, तो चार्ज की डायमेंशन जो A1 T1 आप लिखते थे वो इसी फॉर्मूले से आती थी। खैर वो अभी मेरा काम नहीं है। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होगा। अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं, या कर्व मुझे अगर क्वेश्चन में गिवन हो बिटवीन करंट एंड टाइम ड्यूरेशन, और अगर मुझे करंट और टाइम के बीच का कर्व गिवन होगा, मान लीजिए किसी भी तरह का कर्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा है कि एक कर्व गिवन है, एरिया ऑफ IT कर्व शोज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस। तो ये जो कर्व दिया है, इस कर्व का जो एरिया होगा, IT कर्व का जो एरिया होता है वो चार्ज पासेस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे I और T में कर्व दिया जाए तो मान लीजिए देख, जैसे यहाँ टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड्स है, यहाँ 10 सेकेंड्स हैं, यहाँ पीक पर करंट 2 एम्पियर है। मुझसे ये पूछा जाए कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच पासेस थ्रू द सर्किट इन 10 सेकेंड्स।
तो आपको क्या करना है कि इस IT कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है, और एरिया जो होगा वो एरिया आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो इस और इस क्वांटिटी के मल्टीपल को शो करता है। तो I क्रॉस T जो होगा वो चार्ज बनेगा, तो यहाँ पर आपको एरिया निकालना होगा। तो Q विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। इस कर्व को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक ये ट्राइंगल वाला पार्ट हो जाएगा OAB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हो गया, और एक इस रेक्टेंगल वाला पार्ट हो जाएगा रेक्टेंगल ABCD, तो रेक्टेंगल ABCD दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए। मैंने वैल्यू डालकर ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर लिया है। 18 कूलम चार्ज का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया है। मुझे नहीं लगता है कि 12 CBSE बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ पूछा जाएगा, लेकिन वाइवा में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लैब में डील करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी है, इस पर आपसे बात की जा सकती है, मैंने सर्किल कर दिया है। यूनिट वगैरह पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाल के मैंने कुछ बातें लिखी हैं। देखिए, करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो। जब भी कभी चार्ज फ्लो करेगा तो डेफिनेट है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब करंट को डिफाइन किया गया था तब करंट का जो डायरेक्शन माना गया था, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम बार बार ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी थ्योरीज डिफाइन की गई हैं वो सभी पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, हमने करंट का डायरेक्शन वही मान लिया। ये माना गया है, ये प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स नहीं है। जिस डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज्यूम्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही करंट का डायरेक्शन माना गया है। बाय कन्वेक्शन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज is taken as the direction of electric current। मैं रिपीट कर देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो आपने लिया है उसी को आपने डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया है। ओके, इन कंडक्टर्स, अच्छा कंडक्टर्स में कौन मूव करता है? आप जानते हैं कंडक्टर का मतलब है कि ऐसा मटेरियल विच हैव्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कंडक्टर के एंड्स पर कोई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूवमेंट करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जब नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा करंट फ्लो के ऑपोजिट मूव करते हैं। जरा बात को समझिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर हैव्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो अभी आपने कहा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि आप जरा सोचिएगा, अगर ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो इसका ये वाला एंड मैं मान लेता हूं पॉजिटिव बन गया है क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है ये नेगेटिव बन गया है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, आप जानते हैं कंडक्टर में फ्री टू मूव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो मैं आपको शो कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आप याद कीजिए, जब डाइपोल की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता इधर। तो पॉजिटिव के अलोंग मुझे मानना है करंट, तो करंट का डायरेक्शन तो ये होगा, ऐसे जाके करंट इधर पॉजिटिव की डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है इनसाइड द कंडक्टर वो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इन कंडक्टर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड प्रोड्यूसेस द करंट। पहली बात कि कंडक्टर में कौन करंट प्रोड्यूस करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं प्रोटॉन होता है, वो तो मूव करेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियर फोर्स से वो अटैच्ड है, बंधा हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, तो वो तो मूव करेगा नहीं। मूव करने की पॉसिबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए, इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर जो करंट मिलता है वो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, और इसीलिए इस करंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है।
तो एक्चुअली जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं वहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट है एक्चुअली उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और उस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, देखिए कन्वेक्शन हमने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज इधर है उसे उधर ही करंट माना गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जब होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है वो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। इसको आप वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर की एक्चुअली स्टार्टिंग जो होती है वो होती है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा है, अभी उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ एक्चुअली? इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स अनचेंज, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन क्या होती है भैया। फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं तो उस कंडीशन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उतना ही करंट वहां पर फ्लो करने लगता है। देख लेते हैं। इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर कॉमा प्रेशर रिमेन्स अनचेंज और कांस्टेंट, देन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनली अगर आप रिमूव करें तो आप जानते हैं कांस्टेंट आएगा, 10th में आप पढ़ के आए हैं। दिस कांस्टेंट R इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। वेयर कैपिटल R इज अ कांस्टेंट, पहली बात समझ लीजिए कांस्टेंट है, याद रखें ये केवल तभी कांस्टेंट है व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो वेयर कैपिटल R इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो बाय ओम्स लॉ तो बताइए V और I प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूं बिटवीन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस कर्व में कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए जाएं ऑन द कर्व, कैपिटल A एंड कैपिटल B, क्यों किया है? क्योंकि मुझे इस कर्व का स्लोप निकालना है और स्लोप निकालने के लिए इन पॉइंट से दोनों एक्सेस पर आप परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ भी और यहाँ पे। सिमिलरली बी पॉइंट से भी आपको परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स पे भी डालना है और वोल्टेज एक्सेस पर भी डालना है। इसको आगे बढ़ाकर एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा। लेट दिस ट्राइंगल इज ABC, राइट ट्राइंगल है। लेट दिस एंगल इज थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इस कर्व का स्लोप अगर मुझे निकालना है तो आप जानते हैं स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। द स्लोप ऑफ VI कर्व, इस कर्व को VI कर्व कहा है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बिटवीन वेरिएशन को शो करता है। सो द स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए tan थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। आप बताइए परपेंडिकुलर यानी कि BC जो है वो वोल्टेज एक्सेस पर है, यानी कि B से C तक का जो वैल्यू होगा वो वोल्टेजेस का डिफरेंस होगा और इसको मैं डेल्टा V से डिनोट कर देता हूँ। ऐसे ही A से C तक का जो डिस्टेंस होगा करंट एक्सेस पर है तो बोलिए क्या ये डिफरेंस ऑफ करंट होगा, डेल्टा I कह देता हूँ। तो अगर मुझे निकालना है द स्लोप ऑफ दिस कर्व tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा V रहेगा, बेस मतलब डेल्टा I रहेगा, और आप जानते हैं V अपॉन I करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज कि अगर मुझे IV कर्व दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे VI कर्व दिया हुआ है, द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो उस कर्व का जो स्लोप होता है मतलब tan थीटा जो होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो दो बातें आप यहाँ समझ लीजिए, वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कब होगा? जब फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। V और I का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा और उस कर्व का जो स्लोप होगा दैट विल शो द क्वांटिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। आगे आ जाते हैं, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। इस पर बेस आपके CBSE एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों ही क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे है, एक कर्व मुझे गिवन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जैसा भी पीछे पढ़ के आए हैं कि VI कर्व मुझे गिवन है। एक है कंडक्टर P के लिए जो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, एक है कंडक्टर Q के लिए जिसने 30 डिग्री करंट एंगल ड्रॉ किया है फ्रॉम द करंट एक्सेस। अगर मुझसे पूछा क्या है, फ्रॉम द गिवन कर्व फाइंड द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर कंडक्टर P एंड Q, मुझे P कंडक्टर और Q कंडक्टर के रेजिस्टेंस का रेशो फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि VI कर्व दिया है और आपने कहा था VI कर्व से जो tan थीटा यानी स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ P कंडक्टर जो होगा, P वाले कर्व का स्लोप कितना है 60, तो बोलिए क्या ये tan 60 के इक्वल नहीं होगा? और आप जानते हैं tan 60 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है।
सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ Q अगर निकालना हो तो Q कर्व ने कितना एंगल बनाया 30, तो ये आपके पास tan 30 आ जाएगा। और ये tan 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होता है। दोनों रेजिस्टेंसेज आ गए हैं। तो अगर मुझे रेशो लेना है तो रेजिस्टेंस ऑफ P रेशो रेजिस्टेंस ऑफ Q विल बी इक्वल टू √3 डिवाइड 1/√3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं आंसर 3:1 आएगा। तो रेजिस्टेंसेस का जो रेशो आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो 3:1 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कर्व आपको दिया है वो V और I के बीच में दिया है। एक बात और कि जो एंगल आपको लेना है वो करंट एक्सिस के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कर्व बिटवीन V और I की जगह वो रिवर्स करके IV कर देता है। तो अगर IV कर्व है, इस वक्त वाले कर्व को हम IV कर्व कहेंगे। तो अब आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? कि मैंने इंपॉर्टेंट डाल के इसको नोट डाउन किया है। बाय ओम्स लॉ अगर हम IV कर्व भी ड्रॉ करें, द IV कर्व का मतलब I आपको वर्टिकल एक्सिस पे लेना है और V हॉरिजॉन्टल पर, ये याद रखने का तरीका है। बाय ओम्स लॉ द IV कर्व विल ऑल्सो बी द सेम, कर्व तो वही स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट द स्लोप ऑफ IV कर्व विल गिव द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल यानी अब की बार 1/r आएगा, और 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टेंस। आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कर्व I और V के बीच में होता तो पहली बात होता तो वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस कर्व से अगर आप स्लोप निकालते, वही तरीका है स्लोप निकालने का। आप 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, कैपिटल A एंड B, दोनों से आप इस तरह से परपेंडिकुलर डाल करके और एक ट्राइंगल बना लीजिए, फिर से थीटा एंगल होगा। लेकिन अब की बार बताइए, ये जो बेस होगा वोल्टेज एक्सेस पर है तो ये डेल्टा V बनेगा, करंट एक्सेस पर ये है तो ये डेल्टा I बनेगा। इस कर्व के लिए अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब करेंगे तो आप बताइए परपेंडिकुलर का मतलब होगा डेल्टा I, बेस का मतलब होगा डेल्टा V। तो बोलिए आंसर क्या 1/r नहीं आएगा? तो tan थीटा इस बार 1/r आएगा, और 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस G होता है, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। इस पर आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर IV कर्व है तो आप R = tan थीटा नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे R = 1/tan थीटा। समझ गए होंगे? जैसे वही क्वेश्चन अगर आपसे आ जाता जो ऊपर आपने किया है, लेकिन कर्व आपका IV होता, तो इस केस में क्वेश्चन वही ले रहा हूँ। देखिए Q कर्व है जिसने 30 डिग्री एंगल बनाया, P कर्व है जिसने मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बनाया, लेकिन इस बार आंसर रिवर्स हो जाता, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ P निकालते तो P कर्व ने कितना एंगल बनाया 60, तो आप tan 60 की जगह 1/tan 60 लिखना है, बस ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो 1/tan 60 का मतलब 1/√3 हो गया। ऐसे ही R रेजिस्टेंस फॉर Q निकालेंगे तो tan 30 की जगह आप 1/tan 30 डालेंगे, 1/tan 30 का मतलब रिवर्स करोगे तो √3 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि RP/RQ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस बार आपका 1:3 बनेगा। समझ गए होंगे? CBSE में एक क्वेश्चन और आया है, उसकी भी डिस्कशन में कर लेता हूँ। वहाँ पर कर्व आपका IV कर्व है, इस बार आपको एंगल नहीं दिए थे कंडक्टर A एंड B, और आपसे केवल ये पूछा था विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ B। नंबर 4, नन ऑफ दीज। आपसे केवल ये पूछा था कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिए, IV कर्व है, IV कर्व में जिसका एंगल ज़्यादा होगा रिवर्स लेना है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जिसका एंगल बड़ा है, आप देख लीजिए, जिसका एंगल 60 डिग्री था उसका रेजिस्टेंस 1/√3 था, जिसका रेजिस्टेंस कम है, एंगल जिसका कम था उसका रेजिस्टेंस बड़ा था। क्योंकि tan थीटा आप जानते हैं एंगल इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है, तो 1/ करेंगे तो उल्टा रिजल्ट आएगा। तो A कंडक्टर का क्योंकि एंगल इंक्लाइनेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऑप्शन आपका होगा B। तो रेजिस्टेंस ऑफ B विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। याद रखें, अगर क्वेश्चन VI कर्व होता तो ऑप्शन A करेक्ट होता। तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखेंगे। करेक्ट है? समझ गए होंगे? तो कर्व पर बेस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं आपको शीट में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। अब बात ये कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब एक्चुअली डिस्टर्बेंस होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
देखिए मैं आपके सामने एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कंडक्टर है और आप जानते हैं कंडक्टर का मतलब है कि उस कंडक्टर में, जो आपका कंडक्टर है उसमें काफ़ी सारे एटम्स होंगे। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस इस तरह से जब कनेक्ट किया गया, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, मान लीजिए यहाँ कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन था, चलिए यहाँ मान लेता हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, काफ़ी सारे थे, मैं अपनी बात को समझाने के लिए केवल एक शो कर देता हूँ। तो बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो ये एटम के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करके अपने पाथ से डेविएट होकर फिर ये इधर जाएगा तो कोलाइड करेगा, फिर आगे बढ़ रहा है कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ पर एक्चुअली नहीं जाता है, वो जिगजैग पाथ पर इस तरह से मूवमेंट करता है। और जिगजैग पाथ पर क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल कॉलिजन्स उसके पाथ में आते हैं और वो मल्टीपल कॉलिजन्स के थ्रू डेविएट होकर के जिगजैग पाथ पे मूव करता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उसने यहाँ कॉलिजन किया तो बताइए क्या उसका स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो गया होगा, फिर जब यहाँ से चल के यहाँ उसने फिर कॉलिजन किया तो फिर उसका स्पीड डिक्रीज हो गया होगा। यानी कि जब उसको आगे बढ़ना है तो उसके पाथ में कुछ क्या आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं, और यही डिस्टर्बेंस जो होता है उसी को कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब याद कीजिए क्लास 11th में भी जब हम मीन फ्री पाथ गैस मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था कि गैस मॉलिक्यूल जब आगे चलता है तो वो नियर बाय अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉलिजन्स करता है। सेम कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन भी जब आगे मूवमेंट करेगा तो कॉलिजन्स आएंगे, और कॉलिजन्स का मतलब उसकी जो स्पीड है वो ब्रेक हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ओके, so what is resistance? Resistance of a conductor is the property by virtue of which it opposes the flow of charge through it. अपने में से चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करता है। Its value is equals to the ratio of potential difference and current. ओम्स लॉ में आपने देखा था R की वैल्यू अगर चाहिए तो V upon I होगा, where V is the potential difference applied and I is the value of current. यूनिट की जहाँ तक बात है तो वोल्ट पर एम्पियर होगा, और वोल्ट पर एम्पियर आपका यूनिट जो है उसको ओम कहा जाता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, आप जानते हैं, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, और ये इसका सिंबल होता है। डायमेंशन की जहाँ तक बात है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट होगा। वोल्टेज आप याद रख लीजिए वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। हम पहले भी जब पोटेंशियल डिफाइन किया था तब भी वर्क अपॉन चार्ज किया था। चार्ज डिवाइड में चला गया, फिर मैंने चार्ज को I क्रॉस T लिखा। अब सबका डायमेंशन आपके पास है वर्क का। अच्छा, ईजी ये रहता है कि आप उसको ब्रेक कर लें, क्योंकि वर्क, करंट, टाइम ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनकी डायमेंशन आपको याद होती है, तो आप ब्रेक कर लिया कीजिए और डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2 आपने यूज़ किया, करंट का A1 होगा, टाइम का T1 होगा, करंट का A1, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इतनी बात हो गई है। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे वो अभी नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो से हम इसको डिनोट करते हैं। व्हाट इज रजिस्टिविटी? देखिए जो रेजिस्टेंस आपका होता है किसी भी कंडक्टर का, वो एक्चुअली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट पेज पे बात करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए रख देता हूं। फिलहाल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हमें केवल 2 डिपेंडेंसेस देखनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब जितना बड़ा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझते ही हैं कि ये अगर वायर है तो ये इसका ये पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मतलब इसकी थिकनेस मान सकते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना पतला वायर होता है उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। खैर इस पर आगे बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ए के, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा रो, वेयर रो इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अगर मुझे डिफाइन करना है रो को, तो रो का वैल्यू निकालिए यहाँ से, रो इज इक्वल टू A क्रॉस हो जाएगा यहाँ, तो R क्रॉस A अपॉन L बनेगा। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया जाए यहाँ, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए यहाँ, तो बोलिए क्या रो इज इक्वल टू R रह जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ही इक्वल होगा, लेकिन कब? जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। डेफिनेशन क्या है? सो द रेजिस्टिविटी दैट इज रो ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस, लेकिन कब होगा रेजिस्टेंस के इक्वल?
व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को शो करेगा। यूनिट की जहां तक बात है तो आप यहां से देख लीजिए, यूनिट आपका ओम होगा। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर है, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट बनेगा ओम इंटू मीटर। और डायमेंशन आपको चाहिए तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन यूज करके सॉल्व कर लीजिए, मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस में जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे L3 बन जाएगा, तो ये आपका डायमेंशन बनेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन हमने किया है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट इसकी याद कर लीजिए ओम इंटू मीटर, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर। और डायमेंशन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चलिए लास्ट पेज पे हम बात करते हैं जिस पे एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है और इस पर ये मान लीजिए कि वाइवा में 100% आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, CBSE में आपकी बुक में भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्या है सुनिएगा, 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, एक रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है और एक रेजिस्टिविटी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? नंबर 1 उसका लेंथ, पीछे अभी देख के आए हैं, प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी हमने डिस्कस किया, रेसिप्रोकल होता है। थर्ड होगा टेम्परेचर और फोर्थ होगा नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पर पूरा टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर पे वो किस तरह से डिपेंड करता है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर का मतलब है कि कॉपर का वायर है तो कुछ अलग होगा, स्टील का वायर है तो कुछ अलग होगा, तो वो अलग चीज़ है। नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा। कौन? रेजिस्टेंस, जो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, इन 4 फैक्टर्स में से कोई भी अगर एक चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप याद कीजिए, ओम्स लॉ जब ये हम पढ़ रहे थे अभी, तो हमने ये कहा था कि ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन्स कांस्टेंट, और उन फिजिकल कंडीशंस में हमने टेम्परेचर को लिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो केवल तभी कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर मस्ट है कि फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन्स कांस्टेंट, अदरवाइज रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। चलिए दूसरी बात, रेजिस्टिविटी जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स ओनली। रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब ये दोनों, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? लॉजिकली सोचो कि जब आप रेजिस्टिविटी अभी डिफाइन कर रहे थे तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए आपने लेंथ को और एरिया को 1 एज्यूम कर लिया है, और जब लेंथ और एरिया 1 पर आपने फिक्स कर दिया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से अगर बदल दोगे तो फिर रेजिस्टिविटी नहीं होगी वो। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया फिक्स हो गया, तो जो चीज़ें फिक्स हो गई हैं, लेंथ 1 मीटर पे फिक्स हो गई है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर फिक्स हो गया है, तो इसका मतलब इनको आपको चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी के लिए 2 ही फैक्टर्स बच गए हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन दी लेंथ। अगर आपसे कहे कि वायर की लेंथ चेंज हो गई है तो लेंथ चेंज होने पे बेटा रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब टेम्परेचर या नेचर में से कुछ चेंज हो जाए। करेक्ट है? एक क्वेश्चन है, उस पर अपन बात कर लेते हैं, बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मुझे एक वायर दिया है, मान लीजिए वायर है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर है। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड, हम इसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं टू n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। मैं इसको तब तक स्ट्रेच कर रहा हूं जब तक इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ का n टाइम्स नहीं हो जाता है। अब क्वेश्चन में n के प्लेस पर 10 टाइम्स हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है, डजंट मैटर, आंसर विल बी अकॉर्डिंगली सेम। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is stretched to n times of original length, then what will be its new resistance? लेंथ बदल गई है तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा होता तो हम लिखते नो चेंज, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, लेट द इनिशियल लेंथ इज L एंड इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, तो बताइए इनिशियल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू रो L अपॉन A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। व्हेन वायर इज स्ट्रेच तो क्या क्या चेंज होगा? उसका लेंथ चेंज होगा, और बोलिए क्या एरिया भी चेंज हो जाएगा? अरे बेटा, वायर को जब आप स्ट्रेच करेंगे लेंथ बढ़ेगा तो क्या इसका थिकनेस जो है वो पतला नहीं होने लगेगा?
तो थिकनेस जो है वो घटने लगेगा। तो एक्चुअली स्ट्रेच करने से दोनों ही चीज़ें चेंज होती हैं, उसका लेंथ भी चेंज होता है जो इंक्रीज हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है जो कि डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन वायर इज स्ट्रेच देन इट्स लेंथ एंड एरिया बोथ विल चेंज बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को इक्विलेट कर देंगे। ओके, लेट ए डैश एंड एल डैश आर द फाइनल एरिया एंड फाइनल लेंथ, देन तो बोलो फाइनल वॉल्यूम ए डैश एल डैश होगा। इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो ए इंटू एल होगा। दोनों को इक्विलेट कर दिया क्योंकि वॉल्यूम शुड रिमेन्स कांस्टेंट। एल डैश नया लेंथ क्या हुआ है? n टाइम्स ऑफ एल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू लेंथ है दैट इज n टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन। तो ए डैश तो एज इट इज है, एल डैश के प्लेस पर एन एल पुट किया इज इक्वल टू एल रहेगा। जब आप सॉल्व करेंगे एल कैंसिल हो जाएगा और ए डैश का वैल्यू ए बाई एन आ जाएगा। ए डैश का वैल्यू आ गया। नाउ द न्यू रेजिस्टेंस बोलिए आर डैश मान लीजिए शुड बी इक्वल टू रो। आप देख लीजिए दोनों बार मैंने रो लिया है क्योंकि मैं जानता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है लेंथ चेंज होने से, तो रो ही रहेगा। लेकिन एल डैश अपन ए डैश क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हुआ है। एल डैश क्वेश्चन में गिवन था एन एल, एरिया आपने यहाँ निकाल लिया है, ए बाई एन पुट कीजिए, एन रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो एन स्क्वेयर रो एल अपॉन ए बनेगा। रो एल अपॉन ए आप देख लीजिए रो एल अपॉन ए आर है, तो बोलिए क्या आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वेयर आर बनेगा। मतलब रजिस्टेंस जो अब हो जाएगा दैट विल बी एन स्क्वेयर टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। अब आपसे अगर कहा होता कि बताइए इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है और वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो क्या दिक्कत है? 2 टाइम्स अगर इंक्रीज किया है तो यहाँ 2 डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 इंटू 10 यानी कि 40 ओम्स आ जाएगा। समझ सकते हैं? तो अगर कुछ देखिए मैंने इसको जनरल वे में सॉल्व किया है n टाइम्स मानकर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 4 टाइम्स इंक्रीज्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एल डैश के प्लेस पर 4l डालिएगा। तो जब 4l डालेंगे तो ये a बाई 4 आ जाएगा, और जब a बाई 4 आ जाएगा तो बताइए a बाई 4 आ जाएगा तो यहाँ 4 का स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू याद रखना है कि जब वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर वायर को स्ट्रेच ना किया जाए, ये वायर है इसको स्ट्रेच नहीं करना है बल्कि वायर के आगे वायर जोड़कर एक और वायर जोड़ दिया, एक और वायर जोड़ दिया, एक और वायर जोड़ दिया, मान लीजिए इस तरह से आपने उसकी लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। कैसे? स्ट्रेच नहीं किया है, वायर के आगे वायर ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, और इस तरह से अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लेंथ बढ़ेगी। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू देखिए रो एल अपॉन ए होता है। अगर वायर के आगे वायर कनेक्ट करके लेंथ बढ़ा रहे हैं 4 टाइम्स, तो लेंथ अगर 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स ही होगा, ना कि 4 स्क्वायर टाइम्स होगा। तो इस बात को प्रॉपरली क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि वायर को स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा रहे हैं तो एन स्क्वायर टाइम्स होगा, और अगर वायर के अगर वायर कनेक्ट करके बढ़ा रहे हैं तो सिंपली n टाइम्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब तक का जो पोर्शन हमने कवर किया है, ओम्स लॉ हो गया है, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, रजिस्टिविटी पर हमने बात किया, डिपेंडेंस पर बात किया है। इस पर बेसिक शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उस शीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स हम टैली करेंगे। अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो ओके, अदरवाइज फिर हम जो डाउट्स आपके होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।